नमस्कार मित्रों, देश से ट्यूशंस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं 8th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र बोर्ड न्यू सिलेबस हिस्ट्री का 13th चैप्टर, जिसका नाम है फुलफिलमेंट ऑफ स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भरपूर शेयर कीजिए। कुछ डाउट्स हो तो नीचे कमेंट में पूछिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप मेरे दूसरे वीडियोस देखना चाहते हैं तो मैंने उनकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर की है, वहाँ पर जाकर आप मेरी दूसरी वीडियोस भी देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फुलफिलमेंट ऑफ स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। देखिए, 15 अगस्त 1947 को हमें जो स्वतंत्रता मिली थी वो एक तरीके से अधूरी स्वतंत्रता थी, क्योंकि कैसे वो आपको पता चलेगा। देखिए, इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट बट द स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस वाज नॉट येट ओवर। देखिए, भारत ब्रिटिशों से तो स्वतंत्र हो गया, लेकिन अभी भी स्वतंत्रता संग्राम पूरा नहीं हो चुका था। देयर वर मेनी प्रिंसली स्टेट्स इन इंडिया। कई सारे प्रिंसली स्टेट्स थे, संस्थान थे राजाओं के छोटे छोटे। मोर देन 565 प्रिंसली स्टेट्स थे, जो ब्रिटिश के जाने के बाद वो भी स्वतंत्र हो गए, यानी वो भारत का हिस्सा नहीं थे उस समय। These princely states had the right to either merge with India or remain independent. देखिए, उनको ब्रिटिशों ने आज़ाद कर दिया था। उन्हें कहा था आपको या तो इंडिया में मर्ज होना है, इंडिया में यूनाइट होना है इंडिया के साथ, या फिर पाकिस्तान के साथ यूनाइट होना है, या फिर इंडिपेंडेंट रहना है, या आपको डिसाइड करना है। Therefore the Congress dream of undivided India remained incomplete. तो हमारा इंडिया तो स्वतंत्रता के बाद भी डिवाइडेड ही था, यानी टुकड़ों टुकड़ों में ही स्वतंत्रता मिली थी। पाकिस्तान गया वो तो था ही। उसके अलावा ड्यू टू इंडिपेंडेंट प्रिंसली स्टेट्स इंडिया वॉज गोइंग टू बी फ्रैगमेंटेड इनटू मेनी पार्ट्स। कई सारे इंडिपेंडेंट प्रिंसली स्टेट्स होने के कारण भारत के कई सारे 565 टुकड़ों में बटा हुआ था भारत। The Portuguese and French powers had not withdrawn their control over some parts of India, but the country solved these problems very firmly. ब्रिटिश तो चले गए, लेकिन पोर्तुगीजों का कंट्रोल था कुछ एरिया पर, फ्रेंच लोगों का कंट्रोल था कुछ एरिया पर, तो उसको भी हमने हटाने का प्रयास किया। वो उसमें कैसे किया, क्या किया, वो हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं। दिस चैप्टर विल डील विद द इंफॉर्मेशन ऑन इट। इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स इन इंडिया। भारत में, यूनियन ऑफ इंडिया में, भारत संघ राज्य में पूरे जो 565 प्रिंसली स्टेट्स थे, छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ जो था भारत, राजाओं के राज्यों में छोटे छोटे, उनको भारत में यूनाइट करवाने का काम, इसका क्रेडिट जाता है केवल और केवल सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को। इसी के लिए उनके सम्मान में गुजरात के केवड़िया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी नाम की दुनिया के सबसे ऊंची मूर्ति खड़ी की गई है सरदार वल्लभ भाई पटेल की, क्योंकि उन्होंने हमारे देश को यूनाइट किया। तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी उनकी है मूर्ति। देयर वर मोर देन 600 स्मॉल एंड बिग प्रिंसली स्टेट्स इन इंडिया। नियरली 600 के आसपास छोटे बड़े प्रिंसली स्टेट्स होते थे भारत में। ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट देयर वॉज बिगिनिंग ऑफ पॉलिटिकल अवेकनिंग अमंग द प्रिंसली स्टेट्स। देखिए, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है, असहकार आंदोलन के कारण जो प्रिंसली स्टेट्स थे, जो संस्थान थे राजाओं के, उनमें भी राजकीय जागृति फैल चुकी थी। लोगों में अपने अधिकारों के लिए जन जागृति फैल चुकी थी। प्रजामंडल्स केम टू बी फॉर्म्ड इन द प्रिंसली स्टेट्स। अलग अलग छोटे छोटे राज्यों में, राजाओं के राज्यों में प्रजामंडल बनाए गए। प्रजामंडल मीन्स पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन दैट वर्क फॉर द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल इन द प्रिंसली स्टेट्स एंड फॉर सिक्योरिंग पॉलिटिकल राइट्स फॉर देम। प्रजामंडल यानी क्या था? लोगों के अधिकारों के लिए लोगों द्वारा बनाई गई संगठन, जो लोगों के अधिकारों के लिए लड़ती है। ऑल इंडिया स्टेट्स पीपल, देखिए, in 1927 such prajamandals came together and formed an all India states people's conference। 1927 में सभी प्रजामंडल, जो छोटे छोटे राजाओं के राज्य थे, उनके सभी प्रजामंडल ने एकत्रित आकर ऑल इंडिया स्टेट्स पीपल्स कॉन्फ्रेंस बनाई, ऑर्गेनाइजेशन। ड्यू टू इट द मूवमेंट इन प्रिंसली स्टेट्स गॉट एन impetus। इस
संगठन के कारण पूरे सभी प्रिंसली स्टेट्स में चालना मिली, मतलब उत्तेजना मिली आंदोलन को, स्वतंत्रता आंदोलन को। आफ्टर द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, द देन होम मिनिस्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल very diplomatically found out the way of merging the princely states in India। देखिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे पहले हमारे गृह मंत्री थे, पहले गृह मंत्री। अभी कौन है हमारे गृह मंत्री? 2021 में अमित शाह जी है हमारे गृह मंत्री। तो उन्होंने बहुत ही विचार करके सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने प्रिंसली स्टेट्स को भारत में मर्ज करने के लिए कहा। He took the rulers of princely states into confidence and prepared an instrument of accession acceptable to all। उन्होंने सभी जो राजा थे छोटे छोटे प्रिंसली स्टेट्स के, उनको विश्वास में लिया और उनसे इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन यानी भारत संघ राज्य में मर्ज करने का जो कागज है उसके ऊपर साइन करवा ली उन्होंने। सबको अच्छा लगे ऐसा का डॉक्यूमेंट बनाया, ऐसे ऑफर दी उनको। सरदार पटेल कन्विंस द प्रिंसली रूलर्स द बेनिफिट ऑफ मर्जिंग इनटू इंडिया। सभी प्रिंसली स्टेट्स को उन्होंने, सरदार जी ने ये फायदा बताया, भारत में यूनाइट होने के कई सारे फायदे बताए। द रूलर्स गेव गुड रिस्पॉन्स टू हिज अपील। सब नियरली सभी राजाओं ने उनके बात मानी और भारत में वो मर्ज हो गए। All the princely states merged into India except the state of Junagadh, Hyderabad and Kashmir। सभी princely states भारत में मर्ज हो गए, भारत में मिल गए, विलय करवाया उन्होंने। बस 3 राज्यों ने बात नहीं मानी थी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की। एक था जूनागढ़ जो गुजरात में आता है, दूसरा हैदराबाद जो उस समय के हैदराबाद संस्थान में, राज्य में मराठवाड़ा, महाराष्ट्र का कुछ रीजन, कर्नाटक का कुछ रीजन और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना का कुछ रीजन आता था। और फिर काश्मीर यानी आज का हमारा जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख। सरदार वल्लभ भाई पटेल टुक अ फर्म स्टैंड एंड सॉल्व द इशू ऑफ मर्जर ऑफ प्रिंसली स्टेट्स। सभी के सभी प्रिंसली स्टेट्स का काम, सभी के सभी प्रिंसली स्टेट्स को भारत में यूनाइट करने का काम सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के पास था। बस एक ही प्रिंसली स्टेट का काम नेहरू जी ने जिद करके अपने पास रखा था। मतलब पटेल जी ने बहुत रिक्वेस्ट की नेहरू जी तो प्राइम मिनिस्टर थे, तो पटेल जी ने काफी रिक्वेस्ट की उनको कि ये भी मैं समस्या सॉल्व कर देता हूं, लेकिन नेहरू जी नहीं माने। और ये कश्मीर का, उन्होंने कहा कि कश्मीर का इशू मैं ही सॉल्व करूंगा, कश्मीर का जो संस्थान है, राज्य है, वो मैं, उसकी तरफ मैं ही देखूंगा क्या करना है। मर्जिंग ऑफ जूनागढ़ वॉज अ प्रिंसली स्टेट ऑफ सौराष्ट्र यानी गुजरात का हिस्सा है, वो एक छोटा सा प्रिंसली स्टेट था जूनागढ़। द पीपल देयर वांटेड टू बी मर्ज्ड विथ इंडिया। वहां के लोगों की ये इच्छा थी कि भारत के साथ मिल जाए, लेकिन बट द नवाब ऑफ जूनागढ़ वॉज थिंकिंग ऑफ ज्वाइनिंग पाकिस्तान। लेकिन जूनागढ़ का जो नवाब था वो चाहता था कि पाकिस्तान में हम मिल जाए, मतलब अपना उसका राज्य मिला दिया जाए। द पीपल स्ट्रांगली अपोज हिज डिसीजन एंड द नवाब ने लेफ्ट फॉर पाकिस्तान। वहां के जूनागढ़ के लोगों ने बहुत आंदोलन किया, बहुत विरोध किया और नवाब पाकिस्तान भाग चला गया और जूनागढ़ भारत में मिल गया। लेटर इन फरवरी 1948 जूनागढ़ गॉट मर्ज्ड इनटू इंडिया। हैदराबाद मुक्ति संग्राम। हैदराबाद वॉज द लार्जेस्ट प्रिंसली स्टेट इन इंडिया। हैदराबाद ये बहुत बड़ा प्रिंसली स्टेट था, सबसे बड़ा प्रिंसली स्टेट था भारत में, जिसमें मराठवाड़ा रीजन आता है महाराष्ट्र का, और तेलंगाना का कुछ रीजन आता है, फिर कर्नाटक का कुछ रीजन आता है। ये बहुत बड़ा था। इट इंक्लूडेड तेलुगु, कन्नड़ा एंड मराठी स्पीकिंग रीजन्स। तो हैदराबाद संस्थान में तेलुगु, कन्नड़ी और मराठी बोलने वाले रीजन्स भी थे। देयर वॉज द ऑटोक्रेटिक रूल ऑफ निजाम ओवर दीज प्रोविंसेस। वहां पर निजाम का रूल था, निजाम यानी वहां का रूलर। तो वो बहुत ही डिक्टेटोरियल था, वो बहुत अत्याचारी था, वो बहुत अत्याचार करता था। देयर वॉज एब्सेंस ऑफ सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स। वहां पर कोई नागरिकों को अधिकार नहीं थे, राजकीय अधिकार नहीं थे, नागरिक अधिकार नहीं थे। टू सिक्योर दीज राइट्स द पीपल फॉर्म्ड ऑर्गेनाइजेशंस
such as Andhra Parishad in Telangana region, Maharashtra Parishad in the Marathwada region, Karnataka Parishad in the Karnataka region. तो वहाँ के लोगों ने अधिकारों के लिए लड़ने के लिए ऑर्गेनाइजेशंस बनाई, जैसे आंध्र परिषद, महाराष्ट्र परिषद और कर्नाटक परिषद. In 1938 स्वामी रामानंद तीर्थ फॉर्म द हैदराबाद स्टेट कांग्रेस. 1938 में स्वामी रामानंद तीर्थ जी ने हैदराबाद स्टेट कांग्रेस की स्थापना की. द निजाम बैंड दिस ऑर्गेनाइजेशन. निजाम को डर लगने लगा कि ये ऑर्गेनाइजेशन कहीं भारत में मिलने के लिए लड़ाई ना करे हमसे, इसलिए उसने उस ऑर्गेनाइजेशन को बैन कर दिया. अ स्ट्रगल बिगन फॉर गेटिंग रिकॉग्निशन टू हैदराबाद स्टेट कांग्रेस एंड डेमोक्रेटिक राइट्स. तो हैदराबाद स्टेट कांग्रेस ने बहुत लोकतांत्रिक पद्धति से लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए बहुत ज़्यादा आंदोलन किया. दिस स्ट्रगल वॉज लेड बाय अ मिलिटेंट फाइटर स्वामी रामानंद तीर्थ. ये जो लड़ाई थी स्वामी रामानंद तीर्थ जी ने लीड की थी, उनके नेतृत्व में ये हुई थी, और वो एक मिलिटेंट फाइटर थे, यानी वो लड़ाई करते थे, शस्त्रधारी थे. ही वॉज असिस्टेड बाय नारायण रेड्डी एंड सिराज उल हसन तिरमिजी. उनकी मदद के लिए नारायण रेड्डी, सिराजुल हसन तिरमिजी वगैरह, पीवी नरसिंह राव एंड गोविंद भाई श्रॉफ एटसेट्रा वेयर फॉलोअर्स ऑफ स्वामी जी. ये सारे उनके शिष्य थे स्वामी जी के. इन जुलाई 1947 हैदराबाद स्टेट कांग्रेस पास्ड अ रिजोल्यूशन फॉर मर्जर ऑफ हैदराबाद स्टेट इनटू इंडिया. 1947 जुलाई में हैदराबाद स्टेट कांग्रेस ने ये रिजोल्यूशन पास किया कि हमें हमारा जो हैदराबाद स्टेट है उसे भारत में विलीन करना है हमें. द निजाम हाउएवर टुक एन एंटी इंडिया स्टैंड. लेकिन निजाम जो था वो बहुत ही भारत विरोधी था. उसकी इच्छा थी कि वो भारत में नहीं बल्कि पाकिस्तान में मर्ज करवाना चाहता था. ही स्टार्टेड मेकिंग मूवमेंट्स फॉर मर्जिंग ऑफ हैदराबाद स्टेट विद पाकिस्तान. उसने पाकिस्तान में विलीन करवाने के लिए प्रयास शुरू किए. टू रिजेक्ट द डिमांड ऑफ पीपल ऑफ हैदराबाद टू बी मर्ज विद इंडिया, कासिम रिजवी एन एसोसिएट ऑफ निजाम फॉर्म्ड एन ऑर्गेनाइजेशन नोन एज रजाकार. तो ये जो मांग थी हैदराबाद संस्थान में राज्य में रहने वाले लोगों की कि हमें भारत के साथ मिलना है, उस मांग को रोकने के लिए, उनको दबाने के लिए कासिम रिजवी नाम का एक कार्यकर्ता था, निजाम का सहकारी. वो एक मजलिस इत्तेहादुल मुसलमीन नाम की पार्टी का, MIM पार्टी का अध्यक्ष था. तो उसके लीडरशिप में, उसके अध्यक्षता में कासिम रिजवी ने रजाकार बनाए, जिन्होंने बहुत दंगे करवाए. भारत में जो मिलने की, भारत में विलीन करवाने की जो इच्छा करने वाले आम लोग थे उनको मरवाया, उनको काट दिया, उनको बहुत मतलब अत्याचार किए, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा रेप्स किए गए, महिलाओं पर बहुत ज़्यादा अत्याचार किए गए कासिम रिजवी के रजाकार द्वारा. तो कासिम रिजवी एंड हिज एसोसिएट्स नॉट ओनली ऑप्रेस द हिंदूज बट ऑल्सो मुस्लिम्स हु सपोर्टेड द डेमोक्रेटिक मूवमेंट. ये जो लोकतांत्रिक आंदोलन था उसको दबाने के लिए कासिम रिजवी ने बहुत ज़्यादा अत्याचार किए. ड्यू टू इट देयर वॉज इन्फ्लेमेशन ऑफ पब्लिक ओपिनियन. इसके कारण लोग और भी भड़क गए और भी तेजी से आंदोलन करने लगे. द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ट्राई टू निगोशिएट पेशेंटली विद द निजाम बट ही रिफ्यूज टू रिस्पॉन्ड. भारतीय शासन, भारत सरकार ने शांतिपूर्ण तरीके से रास्ता हल निकालने का प्रयास किया, लेकिन निजाम बहुत अरोगेंटली अपने दंगे करवा था और लोगों को मार रहा था. एट लास्ट द इंडियन गवर्नमेंट स्टार्टेड द पुलिस एक्शन अगेंस्ट द निजाम ऑन 13 सितंबर 1948. 13 सितंबर 1948 को निजाम के खिलाफ भारतीय सरकार ने पुलिस एक्शन किया, अपनी सेना भेज दी हैदराबाद स्टेट में. इट वॉज सिंबॉलिकली नेम्ड एज ऑपरेशन पोलो. उसका नाम था ऑपरेशन पोलो. Finally, the Nizam surrendered on 17th of September 1948 and the state of Hyderabad was merged within India. तो 17th of September 1948 को हैदराबाद राज्य को भारत में विलीन करवाया गया. उसने सरेंडर कर दिया निजाम ने और हैदराबाद राज्य इस तरीके से भारत में विलीन हो गया.
द स्ट्रगल ऑफ इंडिपेंडेंस, द स्ट्रगल ऑफ पीपल इन द प्रिंसली स्टेट बिकेम सक्सेसफुल। इस तरीके से लोगों की जो लड़ाई थी वो यशस्वी रही। देयर वॉज सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ आर्य समाज इन दिस मूवमेंट। तो आर्य समाज ने इसमें काफी योगदान दिया था इस आंदोलन में। कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ मराठवाड़ा इन द स्ट्रगल ऑफ लिबरेशन ऑफ हैदराबाद। मराठवाड़ा रीजन का क्या योगदान था हैदराबाद के मुक्ति में? देखिए, सबसे पहले औरंगाबाद जीता गया था भारतीय इंडियन आर्मी द्वारा मराठवाड़ा रीजन में। जब वो हैदराबाद प्रिंसली स्टेट में घुसी थी इंडियन आर्मी, तब सबसे पहले औरंगाबाद जीता था। तो औरंगाबाद के लोगों ने भी काफी योगदान दिया था, यानी मराठवाड़ा। इन दिस स्ट्रगल स्वामी रामानंद तीर्थ, गोविंद भाई श्रॉफ, अनंत भालेराव, आशाताई वाघमारे एटसेट्रा मेड वैल्यूएबल कॉन्ट्रीब्यूशन। तो इन लोगों ने इसमें काफी महत्वपूर्ण योगदान दिया। थ्रू द मूवमेंट ऑफ वंदे मातरम, स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटेड इन द स्ट्रगल फॉर लिबरेशन ऑफ हैदराबाद। वंदे मातरम आंदोलन के द्वारा जो विद्यार्थी थे पाठशाला में जाने वाले आपके जैसे विद्यार्थी, उन्होंने बहुत ज्यादा आंदोलन किया हैदराबाद राज्य के मुक्ति के लिए और भारत में विलय के लिए। सिमिलरली इन द स्ट्रगल वेद प्रकाश श्यामलाल, गोविंद पानसरे, बहिरजी शिंदे, श्रीधर वर्तक, जनार्दन मामा, शोएबुल्ला खान एटसेट्रा एम्ब्रेस मार्टिन रोम, इन्होंने अपने प्राणों की बलिदान दे दिया। देयर सैक्रिफाइस प्रूव टू बी इंस्पिरेशनल टू द इंडियंस। इससे भारतीयों को और भी प्रेरणा मिली। Thus we can understand that the leaders and the people in Marathwada had a lion's share in the struggle for liberation of Hyderabad। तो इससे हमें पता चलता है कि मराठवाड़ा के लोगों का बहुत बड़ा हाथ है हैदराबाद के मुक्ति संग्राम में। 17 September is celebrated as Marathwada Mukti Din in Marathwada to commemorate the struggle for liberation of Hyderabad। 17 सितंबर को हर साल मराठवाड़ा रीजन में मराठवाड़ा मुक्ति संग्राम दिवस के तौर पर सेलिब्रेट किया जाता है। उस दिन भी हमारे यहाँ मतलब मराठवाड़ा रीजन में और हैदराबाद रीजन में हो गया, जो भी तेलंगाना का रीजन था मराठवाड़ा रीजन, उसमें फ्लैग होइस्टिंग की जाती है, ध्वजारोहण किया जाता है, ताकि उस दिन उन्हें आज़ादी मिली थी इन ट्रू सेंस। तो उस समय मुख्यमंत्री जी भी आते हैं 17 सितंबर को औरंगाबाद में और वो ध्वजारोहण करते हैं। मराठवाड़ा वॉज नॉट इंक्लूडेड इन फ्री इंडिया ऑन 15 अगस्त 1947। मराठवाड़ा रीजन को 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता नहीं मिली थी, वो 17 सितंबर 1948 को मिली थी। आफ्टर द इंस्पायरिंग स्ट्रगल ऑफ द पीपल दिस रीजन वॉज इंक्लूडेड इन द इंडिपेंडेंट इंडिया इन 1948। उसके बाद उनको भारत में मिलाया गया। प्रॉब्लम ऑफ कश्मीर, कश्मीर की क्या समस्या थी? हरि सिंह द रूलर ऑफ स्टेट ऑफ कश्मीर हैड डिसाइडेड टू रिमेन इंडिपेंडेंट। हरि सिंह जो राजा था कश्मीर का, उसने स्वतंत्र रहने का निर्णय लिया था। पाकिस्तान हैड इंटेंडेड टू सिक्योर द मर्जर ऑफ कश्मीर विद पाकिस्तान। पाकिस्तान सरकार ये प्रयास कर रही थी कि कश्मीर को पाकिस्तान में मिलाया जाए। ड्यू टू दिस पाकिस्तान स्टार्टेड पुटिंग प्रेशर ऑन हरि सिंह। हरि सिंह पर दबाव बनाना उन्होंने शुरू किया और उन्होंने टेररिस्ट भेजने शुरू कर दिए कश्मीर में। एट द इंस्टिगेशन ऑफ पाकिस्तान आर्म्ड इंट्रूडर्स अटैक कश्मीर इन अक्टूबर 1947। अक्टूबर 1947 में जो शस्त्रधारी मतलब टेररिस्ट थे वो, लेकिन पाकिस्तान आर्मी के ही लोग थे और टेररिस्ट मतलब विदाउट यूनिफॉर्म आए थे वो, तो वहां पर बहुत अत्याचार और किलिंग वगैरह शुरू कर दी उन्होंने कश्मीर में घुसकर। एट दैट टाइम हरि सिंह साइंड द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन विथ इंडिया। तो उन्होंने हरि सिंह जो थे राजा कश्मीर के, उन्होंने भारत में विलीन करने की घोषणा कर दी और साइन भी कर दी। इन दिस मैनर आफ्टर मर्जिंग इनटू इंडिया इंडियन आर्मी वाज सेंट फॉर द डिफेंस ऑफ कश्मीर। तो इस तरीके से इंडियन आर्मी को भेजा गया कश्मीर की रक्षा के लिए। और उसी समय नेहरू जी ने ये घोषित कर दिया कि मैं मतलब वहां पर भारत सरकार जो है वो यूनाइटेड नेशंस के निगरानी में, उसके निरीक्षण में वहां पर एक प्लेबिसाइड करेगी। तो सरदार पटेल जी ने ये बहुत उनको वार्न किया था नेहरू जी को कि ऐसा मत करना, हम उसे मर्ज करवा लेंगे भारत में, लेकिन नेहरू जी नहीं माने और उन्होंने ये घोषित कर दिया और
वो यूनाइटेड नेशंस में चले गए और फिर उसके बाद यूनाइटेड नेशंस ने कहा कि पाकिस्तान के जो घुसे हुए लोग हैं वो बाहर जाने चाहिए। फिर भारत वहां पर प्लेबिसाइट या रेफरेंडम करवाया कि कश्मीर में कहाँ, कश्मीर के लोगों को कहाँ जाना है, भारत में जाना है या इंडिपेंडेंट रहना है या पाकिस्तान में रहना है। लेकिन पाकिस्तान सरकार ने अपनी आर्मी को पीछे लेने से मना कर दिया और उसके बाद कभी भी वहां पर प्लेबिसाइट या रेफरेंडम नहीं हो पाया। बाद में फिर भारत ने कहना, वहां पर उन्होंने अपने लोग बिठाने शुरू कर दिए, पाकिस्तान ने अपने लोग घुसाने शुरू कर दिए कश्मीर में, ताकि अगर वहां पर मतदान होता भी है तो मैक्सिमम वहां के लोग पाकिस्तान में मर्ज होने के लिए वोटिंग करें। तो ऐसे राजनीति के कारण बाद में भारत ने यह कह दिया कि हम कोई प्लेबिसाइट वगैरह नहीं करेंगे, हम बस कश्मीर जो है वो हमारा हिस्सा है, बस हमें दूसरा कुछ नहीं पता। तो ये मतलब बाद में अभी भी ये दुखती हुई रग है भारत की, अभी भी खून बह रहा है वहां पर। तो सारे संस्थान जो थे राज्य राजाओं के, उन सभी की जिम्मेदारी जो थी सरदार वल्लभ भाई पटेल की तरफ थी, उनके ऊपर थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने बहुत अच्छा काम किया और भारत के सभी संस्थानों को भारत में यूनाइट कर दिया। लेकिन नेहरू जी ने एक बात नहीं मानी, वो कहते रहे कि मुझे कश्मीर का इशू मुझे ही सॉल्व करना है, तो कश्मीर को भारत में विलीन करना है तो मैं उसका प्रयास मैं ही करूंगा। तो ये एक ही राज्य जो था वो नेहरू जी की तरफ था और वो आज तक हमारा दुखती हुई रग बना हुआ है और वो ठीक से सॉल्व नहीं हो पाया और हमारे देश में अभी तक उसके कारण बहुत खून बहता आ रहा है। The army won back a major portion of Kashmir from the possession of intruders, but some part of it remained in the possession of Pakistan. इंडियन आर्मी ने कुछ हिस्सा तो जीत लिया, लेकिन जीतती हुई आर्मी को नेहरू जी ने रोक दिया और वो यूनाइटेड नेशंस में चले गए और उसके बाद स्टैंड स्टिल करना पड़ा, जहां पर जो है वहां पर वो रहेगा, ऐसा कहा गया। तो ये जो हिस्सा है ये अभी भी पाकिस्तान के कब्जे में है, ये हिस्सा हमारे प्राइम मिनिस्टर के गलती के कारण। तो ये जो है ये हिस्सा अभी भी पाकिस्तान के कब्जे में है, इसे हम कहते हैं POK, पाक ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर। ये लद्दाख का हिस्सा भी पाकिस्तान के कब्जे में है, बस हमारे यहाँ ये LOC यहां से जाती है, यानी हमारे यहां बस इतना ही कश्मीर है। तो ये गलत निर्णयों के कारण, गलत डिसीजंस के कारण हमें आज तक उसकी कीमत देनी पड़ रही है। फिर आगे देखते हैं मर्जर ऑफ फ्रेंच कॉलोनीज। फ्रेंच कॉलोनीज को कैसे विलीन किया गया भारत में। Even after the independence of India, the regions of Chandranagar, Puducherry, Karaikal, Mahe and Yanam were in possession of the French. ये regions इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, ब्रिटिशों के इंडिपेंडेंस के बाद ये फ्रेंच के कब्जे में थे। मतलब द इंडियन नेटिव्स वेर ईगर टू गेट मर्ज्ड विथ इंडिया। वहां पर जो भारतीय लोग रह रहे थे वो भारत में विलीन होने के लिए बहुत उत्सुक थे। The Indian government demanded that these territories being a part of India should be handed over to it. भारतीय शासन ने ये मांग की कि हमें ये हमारा हिस्सा हमें वापस कर दो फ्रेंच गवर्नमेंट से। In 1949 France held a plebiscite in चंद्रनगर। चंद्रनगर में मतदान किया गया फ्रेंच गवर्नमेंट द्वारा कि वो लोग क्या इंडिपेंडेंट होना चाहते या भारत में मिलना चाहते या फ्रांस के पास ही रहना चाहते हैं। तो उन्होंने द पीपल वोटेड फॉर इंडिया, इंडिया में विलीन होने के लिए उन्होंने मतदान किया। चंद्रनगर वॉज हैंडेड ओवर टू इंडिया, चंद्रनगर को भारत को सौंपा गया। देयर आफ्टर फ्रांस हैंडेड ओवर द रेस्ट ऑफ द टेरिटरीज टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और बाकी सभी ये पुदुचेरी, यानम, माहे वगैरह ये सभी भी फ्रेंच गवर्नमेंट ने चुपचाप भारत को सौंप दिए। स्ट्रगल फॉर लिबरेशन ऑफ गोवा मुक्ति संग्राम। पोर्तुगाल डिनाइड टू हैंड ओवर द टेरिटरीज अंडर इट्स पोजीशन टू इंडिया। पोर्तुगीज भी बहुत अरोगेंट थे, उन्होंने भी भारत को गोवा के ऊपर कब्जा था उनका, गोवा को सौंपने से मना कर दिया। इंडियंस हैड टू स्ट्रगल फॉर सिक्योरिंग दीज टेरिटरीज। भारतीयों को लड़ना पड़ा वहां पर भी। इन दिस स्ट्रगल डॉक्टर TB कुन्हा was in the forefront.
ये बहुत आगे अग्रेसर थे टीबी कुन्हा डॉक्टर। ही वर्क टू ब्रिंग अबाउट एन अवेकनिंग ऑफ द पीपल अगेंस्ट द पोर्तुगीज गवर्नमेंट। पोर्तुगीज गुलामी के खिलाफ वहां पर लोगों में बहुत जन जागृति फैलाई उन्होंने। विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ बिल्डिंग स्ट्रगल अगेंस्ट द पोर्तुगीज ही एस्टैब्लिश द गोवा कांग्रेस कमिटी। उन्होंने गोवा कांग्रेस कमिटी की स्थापना की पोर्तुगीजों से, पोर्तुगीज कब्जे से गोवा को स्वतंत्र करने के लिए। लेटर इन 1945 डॉक्टर कुन्हा फाउंडेड द ऑर्गेनाइजेशन गोवा यूथ लीग इन मुंबई। मुंबई में उन्होंने गोवा यूथ लीग, गोवा के जो यंगस्टर्स थे उनकी एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई। इन 1946 ही वेंट टू गोवा एंड वायलेटेड द बैन ऑन पब्लिक स्पीच। गोवा में 1946 में पोर्तुगीज गवर्नमेंट ने वहां पर पब्लिक स्पीच, लोगों को भाषण देने पर भी पाबंदी करवाई गई थी, तो उन्होंने वहां पर जाकर भाषण दिया, उसके कारण उन्हें अरेस्ट किया गया। फॉर दिस ही वॉज सेंटेंस टू 8 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट। उसके लिए उनको 8 वर्षों की कारागृह बंदी किया गया, जेल की सजा हुई। इन 1946 डॉक्टर राम मनोहर लोहिया स्टार्टेड अ सत्याग्रह फॉर लिबरेशन ऑफ गोवा। राम मनोहर लोहिया ने 1946 में गोवा मुक्ति संग्राम के लिए सत्याग्रह शुरू किया। वायलेटिंग द बैन ही डिलीवर्ड अ पब्लिक स्पीच एट मडगांव इन गोवा। मडगांव एक गांव है गोवा का, वहां पर उन्होंने भाषण देना शुरू कर दिया लोगों को। फॉर दिस द पोर्तुगीज गवर्नमेंट डिपोर्टेड हिम। तो वहां पर भाषण देने के कारण पोर्तुगीज गवर्नमेंट ने उन्हें गोवा से बाहर निकाल दिया और एंटर करने से पाबंदी कर दी। ड्यूरिंग द सेम पीरियड द आजाद गोमंतक दल वॉज फाउंडेड टू लिबरेट पोर्तुगीज कॉलोनीज ऑफ दादरा एंड नगर हवेली इन गुजरात। आजाद गोमंतक दल की भी स्थापना की गई ताकि दादरा नगर हवेली जो कॉलोनीज थी पोर्तुगीज, जो अभी यूनियन टेरिटरीज है हमारे भारत में, तो उसको स्वतंत्र करने के लिए इसकी स्थापना की गई। On 2 August 1954, youths of Azad Gomantak Dal, by making an armed attack, liberated the territories of Dadra and Nagar Haveli from Portuguese rule. तो आजाद गोमंतक दल के लोगों ने सशस्त्र हमला किया और दादरा और नगर हवेली को स्वतंत्र कर दिया पोर्तुगीज कब्जे से। विश्वनाथ लवंडे, राजा भाऊ वाकणकर, सुधीर फड़के, नाना साहेब कजरेकर एंड अदर्स टुक पार्ट इन दिस अटैक। उस हमले में इन्होंने हिस्सा लिया था। इन 1954 गोवा मुक्ति समिति वॉज फॉर्म। 1954 में गोवा मुक्ति समिति गोवा को स्वतंत्र करने के लिए स्थापित की गई। द समिति सेंट मेनी बैचेस ऑफ सत्याग्रहीज फ्रॉम महाराष्ट्र टू गोवा। कई सारे सत्याग्रही महाराष्ट्र से गोवा को गए ताकि गोवा को स्वतंत्र किया जाए अहिंसक तरीके से। एनजी गोरे, सेनापति बापट, पीटर अल्वारेस, महादेव शास्त्री जोशी and his wife सुधाताई and many others participated in the सत्याग्रह। उन्होंने कई सारे बैच वाइज आंदोलन करना शुरू किया, अहिंसक आंदोलन, सत्याग्रह। तो वहां पर उन्होंने मतलब 10, अगर 100 है टोटल, तो 10 आगे आएंगे, वो सत्याग्रह करेंगे। तो उनको इतना मारते थे, इतना अत्याचार करते थे उनके ऊपर पोर्तुगीज लोग कि वो पूरा बेहोश हो जाते थे, जख्मी होकर। उनको फिर हॉस्पिटल लिया जाता था और फिर आगे के 10 आते थे, फिर उनको मारा जाता था, उन पर अत्याचार किया जाता था। फिर वो जब बेहोश हो जाते थे तब वो हॉस्पिटल में जाते थे और नेक्स्ट 10 आते थे। ऐसे बैच वाइज सत्याग्रहियों ने आंदोलन किया था अहिंसक। मोहन राणे वॉज द एग्रेसिव लीडर इन दिस स्ट्रगल फॉर लिबरेशन ऑफ गोवा। The Portuguese rulers committed unlimited tyranny and atrocities on the सत्याग्रहीज। बहुत ही ज्यादा अत्याचार किए गए थे पोर्तुगीजों द्वारा आंदोलनकारियों पर, बहुत ज्यादा अत्याचार। महिला नहीं देखी उन्होंने, बच्चे नहीं देखे, बूढ़े नहीं देखे, सभी पर बहुत ज्यादा अत्याचार किए गए। उनको बहुत ज्यादा टॉर्चर किया गया फिजिकली। उनको आप देख सकते हैं पोर्तुगीज टॉर्चर्स, गूगल पर डालकर पोर्तुगीज एट्रोसिटीज ऑन इंडियंस ऐसा डालकर देख सकते हैं, बहुत ज्यादा अत्याचार किए थे। ड्यू टू दिस द पब्लिक ओपिनियन बिकेम मोर इन्फीरियरेटेड। तो इसके कारण लोग और भी भड़क गए। द स्ट्रगल फॉर लिबरेशन ऑफ गोवा टुक अ फियर्स फॉर्म। तो लोग और भी मतलब जोश में आ गए लड़ने के लिए। The Indian government was patiently holding negotiations with the Portuguese government, but they did not respond.
भारतीय शासन जो है वो शांतिपूर्ण तरीके से हल निकालना चाहता था, लेकिन पोर्तुगीज नहीं माना। एट द एंड द इंडियन गवर्नमेंट अनविलिंगली टूक द डिसीजन ऑफ यूजिंग मिलिट्री फोर्स। तो भारत ने भारतीय सेना को भेज दिया और इन दिसंबर 1961 द इंडियन आर्मी एंटर्ड गोवा। इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम द पोर्तुगीज आर्मी सरेंडर्ड। इंडियन आर्मी घुस गई गोवा में और पोर्तुगीज आर्मी ने सरेंडर कर दिया। On 19th of December 1961, Goa was liberated from Portuguese dominion. पोर्तुगीज कब्जे से 19th of December 1961 को गोवा को स्वतंत्र किया गया। तो तब से 19th of December को हर साल गोवा में हमारा ध्वजारोहण किया जाता है, झंडा लहराया जाता है, तिरंगा। Imperialism was completely rooted out from the Indian soil. India's freedom struggle was truly fulfilled. तो भारत की पवित्र भूमि से सभी पर विदेशी आक्रांताओं को निकाल दिया गया और भारत का स्वतंत्रता संग्राम मतलब सचमुच पूरा हो गया। ठीक है, यहाँ पर ये चैप्टर समाप्त होता है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरा वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भरपूर शेयर कीजिए। कुछ डाउट्स हो तो नीचे कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद मित्रों, आपका दिन शुभ जाए। जय हिंद, वंदे मातरम।